जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोलिक क्लासेस में। हम फिर से हाजिर है एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम UPSSC, DSSB, ANM, CNM एंड BSc नर्सिंग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में सम्मिलित है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में क्या क्या सम्मिलित है ये आपको बताना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इंक्लूड्स, जैसे हम PPE बोलते हैं, PPE किट भी कहते हैं, लेकिन PPE का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसका मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें क्या क्या शामिल होता है, ग्लव्स शामिल होते हैं, मास्क होता है, ग्लास होता है जैसे चश्मा, और शूज होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, गाउन होता है, जैसे हम गाउन। तो ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी किसमें सम्मिलित होते हैं। और कैप होती है, क्या होती है, कैप, ये भी याद रखिएगा। तो 6 जो चीज़ें होती हैं, 6 इक्विपमेंट इंक्लूड होते हैं, ग्लास, मास्क, ग्लव्स, शूज, गाउन और कैप। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, याद रखना है 6 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है। यहाँ पे इसका कारण पूछा है, रोटा वायरस, साल्मोनेला टाइफी, या पोलियो वायरस, या नन ऑफ दिस। तो आप सभी को पता है पोलियो वायरस से क्या होगा, पोलियो होगा। रोटा वायरस से क्या होता है, डायरिया होता है। क्या होता है, डायरिया होता है। बचा क्या, साल्मोनेला टाइफी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो टाइफाइड जो फीवर होता है, बुखार होता है, वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियल है, और ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइफाइड बैक्टीरियल है, जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह एक जानलेवा संक्रमण है जो दूषित भोजन और पानी के सेवन से फैलता है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि टाइफाइड फीवर कैसे फैलता है। तो जो भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होता है उसी से फैलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, साल्मोनेला। इसका जो अदर नेम है वो एंट्रिक फीवर है। क्या है, एंट्रिक फीवर है। ठीक है, ये भी इसका याद रखना। एंट्रिक फीवर हिंदी में मोती झरा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा को क्या कहा जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा को क्या कहा जाता है, भूख ना लगना, वेट वेटिंग, बुलिमिया नर्वोसा, या थकान, जिसे फटीग बोलते हैं। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा को कहा जाता है भूख ना लगना। क्या, भूख ना लगना। वेट वेटिंग क्या है, एक बिहेवियर डिसऑर्डर है, बिहेवियरल डिसऑर्डर है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा को कहा जाता है भूख ना लगना। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी का दूसरा नाम क्या है। हेपेटाइटिस बी का दूसरा नाम क्या है, सीरम हेपेटाइटिस, लिवर इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ई, या क्रॉस इन्फेक्शन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हेपेटाइटिस बी का दूसरा नाम क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हेपेटाइटिस बी का जो दूसरा नाम है वो सीरम हेपेटाइटिस है, और हेपेटाइटिस ए का नाम जो होता है वायरल हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा। तो हेपेटाइटिस बी का जो दूसरा नाम होता है वो सीरम हेपेटाइटिस होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात में सामान्य बिलिरुबिन स्तर कितना होता है, मतलब बिलिरुबिन जो लेवल होता है वो कितना होता है। नवजात में सामान्य बिलिरुबिन स्तर कितना होता है, जितना ज़्यादा स्तर बढ़ जाता है उतना जो बॉडी होती है वो येलोइश हो जाती है, उसमें बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। 0.3 to 1.0 mg per dl, 5 to 15 mg per dl, 0.6 to 2 mg per dl, या 0 to 10 mg per dl। तो जो नवजात में सामान्य बिलिरुबिन स्तर होता है वो 0.3 to 1.0 mg per dl होता है। ये राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए है।
इसमें क्या होता है, जो जॉइंडिस होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है पैथोलॉजिकल, एक होता है फिजियोलॉजिकल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बिलीरुबिन होता है इससे अधिक बढ़ जाता है, उसे हम जॉइंडिस की कंडीशन में मापते हैं। और जॉइंडिस में क्या करते हैं, फोटोथेरेपी भी देते हैं, जो ब्लू कलर की लाइट होती है उसे फोटोथेरेपी बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रशासन का मार्ग क्या है? विटामिन ए प्रशासन का मार्ग क्या है? आईएम, ओरल, आईवी या सबक्यूटेनियस? आईएम का मतलब इंट्रामस्कुलर होता है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल, स्किन से 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओरल, आईवी, इंट्रावेनस या सबक्यूटेनियस? सबक्यूटेनियस में 45 डिग्री का एंगल बनता है। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, इन्हें नोट कर लीजिए। जो आईएम इंजेक्शन देते हैं, पूछता है कि आईएम इंजेक्शन देते समय त्वचा से नीडल का जो एंगल होता है कितने डिग्री पे होता है? तो 90 डिग्री पे होता है। सबक्यूटेनियस में त्वचा से नीडल का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है, और आईडी में 10 to 15 डिग्री का एंगल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन बी, ओरल। तो विटामिन ए का प्रशासन का जो मार्ग है वो क्या है? ओरल है। क्या है? ओरल है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज होती है वो कब देते हैं? 9 मंथ पर। जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें कब दिया है? 9 मंथ पे दिया है। ठीक है, और कितना देते हैं? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। जो विटामिन ए की फर्स्ट डोज होती है वो 9 मंथ पर देते हैं और 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। उसके बाद प्रत्येक 6 मंथ पर हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की देते हैं, और ये 5 ईयर तक देते हैं। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बीसीजी क्या है? ये क्या है? एक इंजेक्शन है। क्या है? इंजेक्शन है। इसका फुल फॉर्म बताना है। बैसिलस कॉलमेट-गुरियन, बर्थ चाइल्ड ग्रोथ, बिफोर चाइल्ड ग्रुप या नन ऑफ दिस? तो बीसीजी का जो फुल फॉर्म है वो बैसिलस कॉलमेट-गुरियन है। क्या है? बैसिलस कॉलमेट-गुरियन है। एक मिनट, बैसिलस कॉलमेट-गुरियन ये बीसीजी का फुल फॉर्म है। और ये किसके प्रिवेंट के लिए देते हैं? तो टीबी के लिए देते हैं। किसके लिए देते हैं? टीबी के लिए देते हैं। ये भी आपको याद रखना है। टीबी के प्रिवेंट के लिए बीसीजी का देते हैं। और बीसीजी का टीका देते कब हैं? तो एट बर्थ देते हैं। कब देते हैं? एट बर्थ देते हैं। कितना देते हैं? इसकी जो डोज है वो आप नोट कर लीजिए हाईलाइट करके, 0.05 ml देते हैं एट बर्थ। कितना देते हैं? 0.05 ml देते हैं एट बर्थ देते हैं। और इंट्राडर्मल देते हैं। कैसे देते हैं? इंट्राडर्मल लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं। आप सभी ने देखा होगा, अगर अपने घर में ध्यान दिया होगा तो कोई भी बच्चा अगर होगा तो उसके लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे ऊपर एक निशान टाइप का बना होगा, वो बीसीजी का इंजेक्शन का ही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है? वायरस, पैरासाइट, बैक्टीरिया या नन ऑफ दीज? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आंसर कीजिए आप सभी लोग। मलेरिया किसके कारण होता है? वायरस से, पैरासाइट से या बैक्टीरिया से? तो आप सभी को जितने भी वायरल डिजीज हैं, जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हैं, जितने भी पैरासाइट डिजीज हैं या फंगल डिजीज हैं, एसिडिक डिजीज हैं, ये सारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक वायरल से, एक पैरासाइट से, एक बैक्टीरियल से, फंगल से। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, जो संक्रमित मादा एनाफ्लिस मच्छर के काटने से फैलता है। तो कौन से प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है? जो संक्रमित मतलब इन्फेक्टेड मादा एनाफ्लिस के मच्छर के काटने से फैलता है। यह परजीवी मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनता है। जो प्लाज्मोडियम है वो कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। तो ये 4 टाइप होते हैं प्लाज्मोडियम के। सबसे ज़्यादा कौन से पाया जाता है? प्लाज्मोडियम विवेक्स। सबसे खतरनाक कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये भी आपको याद होना चाहिए। पूछते हैं कि कौन सा प्लाज्मोडियम जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम सबसे खतरनाक। तो सबसे ज़्यादा केस किसके पाए जाते हैं? तो प्लाज्मोडियम विवेक्स के पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पैरासाइट। क्या है? पैरासाइट। राइट आंसर ऑप्शन।
और इसका जो वाहक है कौन है, मादा एनाफ्लीज है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और डेंगू का कौन होता है, एजिप्टी, एडिस एजिप्टी। ठीक है, तो परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम है और वाहक कौन होता है, मादा एनाफ्लीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स का उद्भवन अवधि है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। चिकन पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो क्या है, ये आपको बताना है। 14 to 15 डेज, 20 to 25 डेज, 5 to 10 डेज या नन ऑफ डेज। जैसे कि आपका टेटनेस हो गया, टीबी हो गया, इसके अलावा मलेरिया, मीजल्स, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, टाइफाइड, और जॉइंटिस, ये जितने भी चीज़ें हैं इनका इंक्यूबेशन पीरियड आप सभी को याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। चिकन पॉक्स, टाइफाइड, मलेरिया, इनसे तो पूछा ही जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। 14 to 15 डेज होता है चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन होती है, और फर्स्ट पेंटा जो वैक्सीन दी जाती है वो कब दी जाती है, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग। पेंटावैलेंट वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, टीटी या डीपीटी। डी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, डीपीटी होता है। ठीक है, ऐसे इसको राइट कर लीजिएगा, हेपेटाइटिस बी और हिप टाइप बी। बताइए, तो जो पेंटावैलेंट की वैक्सीन होती है, डोज होती है, वो जो फर्स्ट डोज होती है वो किस वीक पे देते हैं, 6 वीक पे, दूसरी 10 वीक पे, और जो थर्ड डोज होती है वो कब देते हैं, 14 वीक पे। ये आपको इतने तो याद ही होने चाहिए। तो फर्स्ट कब देते हैं, 6 वीक पे, सेकंड 10 वीक पे, फिर 14 वीक पे। तो क्या इसमें कौन कौन सी, इसमें 5 वैक्सीन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, डीपीटी होती है, हेपेटाइटिस बी होती है और हिप टाइप बी। डीपीटी में डिप्थीरिया, परट्यूटिस, टेटनस होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नोट कर लीजिए, इसके साथ ये भी नोट कर लीजिए कि जो पेंटावैलेंट की वैक्सीन होती है वो कितनी देते हैं, इसकी जो डोज होती है कितनी होती है, 0.5 ml होता है, इंट्रामस्कुलर होता है। क्या होता है, इंट्रामस्कुलर होता है, ये भी याद रखें। और OPV की जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसकी जो 0 डोज होती है वो एट बर्थ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, LBW का फुल फॉर्म। LBW का फुल फॉर्म क्या होता है, LBW क्या होता है, कब से हम काउंट करते हैं, बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। LBW का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट बेबी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। ये कहाँ से काउंट करते हैं, जो एवरेज वेट होता है बेबी का जन्म के समय वो होता है 2.5 से लेकर के 3.5 kg तक। कितना होता है, 2.4 kg से लेकर 2.5 kg से लेकर के 3.5 kg तक इसका नॉर्मल एवरेज होता है। अगर बेबी का वेट 2.5 kg से कम है तो वो आपका लो बर्थ वेट बेबी में काउंट होगा। और लो बर्थ वेट बेबी में भी क्राइटेरिया होती है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इस तरह की 3 कैटेगरी होती है। तो उसमें अलग अलग वेट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछता है कि लो बर्थ वेट बेबी का मतलब होता है 2.5 kg से अगर उसका वजन कम है तो वो लो बर्थ वेट बेबी की कैटेगरी में आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन अडल्ट पर्सन इज। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, BP होता है, वो कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 100/60 mm of Hg, ऑप्शन बी है 110/70 mm of Hg, ऑप्शन सी है 140/90 mm of Hg, ऑप्शन डी है 120/80 mm of Hg। तो जो एक अडल्ट पर्सन में ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है वो 120/80 mm of Hg होता है। कितना है, 120/80 mm of Hg होता है।
इसको मापने के लिए कौन सा जो यंत्र होता है यूज कर, जो नॉर्मली उसे हम बोलते हैं उसे हम बीपी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीपी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। लेकिन इसका जो मेडिकल नेम होता है वो होता है सिस्मोग्राफ, सॉरी, इसका जो नेम होता है वो स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। क्या होता है? बीपी को मापने के लिए जो यंत्र यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो होता है स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर होता है और नॉर्मल हम इसे बीपी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं या बीपी मशीन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। तो नॉर्मल कितना होता है? 120/80 mm और Hg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक जानपदिक रोग विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। द फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी इज कॉल्ड। जॉन स्नो, जॉन पिले, जॉन डेविड या जॉन अब्राहम। आधुनिक जानपदिक रोग विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। कौन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में क्योंकि ये ट्रेंड ही चल रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जॉन स्नो है। कौन है? एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन है? जॉन स्नो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजल्स इज अ क्लिनिकल साइन ऑफ द डिजीज। खसरे का नैदानिक जो चिन्ह है या डायग्नोसिस जो चिन्ह है, साइन है, वो क्या है? कॉप्लिक स्पॉट, डिहाइड्रेशन, साइनोसिस या फीवर। साइनोसिस का मतलब होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, जब शरीर नीला पड़ने लगता। फीवर, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, या कॉप्लिक स्पॉट। तो खसरे का जो नैदानिक चिन्ह होता है वो कॉप्लिक स्पॉट होता है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कॉप्लिक स्पॉट किस में देखने को मिलता है? तो खसरे, मीजल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 प्रति मिनट से अधिक की नाड़ी दर को कहते हैं। आ पल्स रेट ऑफ मोर देन 100 पर मिनट इज कॉल्ड। अगर आपकी जो नाड़ी दर है वो 100 बीट पर मिनट से अधिक जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीपीनिया, ब्रेडीकार्डिया या ब्रेडीपीनिया। तो आप हमेशा याद रखना, दो वर्ड होते हैं, ट्रैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया। तो ट्रैकीकार्डिया बड़ा होता है तो इसका मतलब ये 100 पार जाता है तो इसे हम ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। और इसी में अगर 60 से नीचे होता है, इसका जो नॉर्मल एवरेज जो 60 to 100 होता है, ठीक है, बीट पर मिनट होती है नाड़ी दर। अगर 60 से नीचे जाता है तो उसे हम बोलेंगे ब्रेडीकार्डिया और 100 से ऊपर जाता है तो उसे हम बोलेंगे ट्रैकीकार्डिया। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि ब्रेडीकार्डिया कब होता है, ट्रैकीकार्डिया कब होता है। ट्रैकीकार्डिया होता है 100 के ऊपर जब जाती है पल्स रेट, और ब्रेडीकार्डिया तब होता है जब 60 से नीचे जाती है पल्स रेट। तो अब याद रहेगा। आई होप आपको समझ में आई होंगी ये चीज़ें। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ट्रैकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? मतलब डॉट्स जो थेरेपी है उसका उपयोग किस डिजीज कंडीशन में किया जाता है? डॉट्स इज यूज फॉर डैश डिजीज, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पोलियोमाइलिटिस, ट्यूबरक्लोसिस या हेपेटाइटिस। तो जो डॉट्स है, जो थेरेपी है, डॉट्स थेरेपी और ट्यूबरक्लोसिस में यूज करते हैं। क्या करते हैं? ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है, इसका जो फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। डॉट्स का डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है और इसका यूज़ ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में। ये डेट आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमित व्यक्ति के चिकित्सालय में उपचार के दौरान अन्य संक्रमण प्राप्त करना डैश कहलाता है। गेटिंग अनदर इन्फेक्शन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इज कॉल्ड डैश इन्फेक्शन। नोज़ोकोमल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या नन ऑफ दिस। तो वायरल इन्फेक्शन, वायरस से होने वाला इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, बैक्टीरिया से होने वाला। तो बचा कौन सा? नोज़ोकोमल। कभी कभी चीज़ें नहीं भी आती हैं तो हम उसको फाइंड करके भी वहाँ पर आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन जब कुछ चीज़ें पता होती है तभी। अगर सारे चारों के चारों ऑप्शन आपको नहीं पता है तो आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। तो नोज़ोकोमल इन्फेक्शन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये पूछा ही जाता है, वो चाहे एनएम हो, जीएनएम हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति है, अगर वो हॉस्पिटल में आया है किसी एक डिजीज़ कंडीशन के साथ और वहाँ पे वो ट्रीटमेंट के दौरान उसे दूसरा इन्फेक्शन हो जा रहा है तो उसे हम नोज़ोकोमल इन्फेक्शन कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया के गंभीर स्वरूप को कहते हैं। द सीवियर फ्रॉम द एनोरेक्सिया इज कॉल्ड वीकनेस, फटीग, एनोरेक्सिया नर्वोसा या नाइट स्वेटिंग। नाइट स्वेटिंग का मतलब होता है रात में पसीना आना या माथे पे ऑन हेड। फटीग थकान, वीकनेस कमजोरी। तो एनोरेक्सिया का जो गंभीर रूप होता है, सीवियर रूप होता है, उसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। इसमें होता है भूख ना लगना। क्या होता है? भूख ना लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, विटामिन ए का दूसरा नाम। अदर नेम ऑफ विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, रेटिनॉल, जीरोप्थेल्मिया या बेरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो दूसरा नाम है वो रेटिनॉल है। ठीक है, क्या है? रेटिनॉल है। लेकिन इसकी कमी से डिजीज कंडीशन कौन सी होती है? रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक चक्र की अवधि होती है। ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, कितनी होती है? 16 डेज, 28 डेज, 15 डेज या 20। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होता है उसका जो एवरेज होता है वो 28 डेज से लेकर 35 डेज का माना जाता है। अगर आपका प्रॉपर स्टेट पे बीच में आ रहा है तो ये जो आपकी ड्यूरेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल की एकदम परफेक्ट है। अगर इससे कम हो रहा है या इससे ज़्यादा हो रहा है तो ये आपके लिए चिंता का विषय है और इसमें आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका 28 डेज से लेकर 35 डेज के बीच का है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ठीक है, लेकिन वो रेगुलर होना चाहिए, इनरेगुलर नहीं। ऐसा नहीं कि आज 28 डेज पे आया, कल आपका 35 डेज पे आया, उसके बाद आपका 30 डेज पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पे आ रहा है वो 1-2 दिन का ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं होता, पर ज़्यादा हो रहा है तो आप उसे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और यहाँ पे पूछा गया मासिक चक्र की जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है? 28 डेज का जो साइकिल इसमें माना है, ये एवरेज मैंने बताया, यहाँ पे नंबर्स पूछा है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनार्की कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या कहते हैं, तो मिनार्की कहते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आता है उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। और इसके लिए जो जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो कि प्रोड्यूस कौन करता है? ओवरी प्रोड्यूस करती है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, तो एस्ट्रोजन है। जिम्मेदार हार्मोन एस्ट्रोजन है। कौन सा है? एस्ट्रोजन है। और ये रिलीज कौन करता है? तो ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को रिलीज करती है, प्रोड्यूस करती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के कितने कोष होते हैं? हृदय के, हार्ट के कितने कोष होते हैं? चैम्बर ऑफ द हार्ट इज 7, 5, 3, 4। जो इस तरह से एक हार्ट, एक मिनट, ऐसे हार्ट बना होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो 2 आर्टियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, आर्टियम ऊपर होते हैं, वेंट्रिकल नीचे होते हैं। तो 2 आर्टियम और 2 वेंट्रिकल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl का पूरा नाम क्या है? HCl का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरीन हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नन ऑफ दिस। तो HCl का जो पूरा नाम है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज 2 मीटर, 1.5 मीटर, 3 मीटर या फिर 2.5 मीटर। यहाँ पर बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई पूछी जा रही है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, उसकी लंबाई कम होती है, लेकिन उसकी जो चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, वो ज़्यादा होती है, इसीलिए वो बड़ी कही जाती है। वरना लेंथ में तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होती है, वो 6.5 मीटर तक लंबी होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 सेंटीमीटर मीटर होती है, सॉरी 1.5 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा है, छोटी आंत की लंबाई होती है, लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन 2 मीटर, 5 मीटर
2 मीटर, 4 मीटर, 6 to 7 मीटर या 4 to 5 मीटर। तो जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसकी जो लंबाई होती है वो 6 to 7 मीटर होती है। और उसकी कितनी होती है? उसकी होती है 1.5 मीटर। अब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि छोटी को बड़ी और बड़ी को छोटी के, वो व्यास की वजह से होता है, उसका जो एरिया होता है उसकी वजह से वो बड़ी है, ना कि लेंथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो कौन सी है? लंग्स, लीवर, स्प्लीन या ईयर? तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या है? लीवर है, यकृत है। क्या है? यकृत। राइट आंसर ऑप्शन ए। और बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? तो वो स्किन है, त्वचा है। ये भी याद रखें। यहाँ पे ग्लैंड की बात हो रही है तो यकृत, लीवर है। अगर आपसे पूछता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो क्या है? स्किन है। क्या है? स्किन है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोलाइजेशन करते समय कार्बोलिक सॉल्यूशन को किस अनुपात में इस्तेमाल किया जाता है? रेशियो ऑफ द कार्बोलिक सॉल्यूशन ड्यूरिंग कार्बोलाइजेशन। कार्बोलाइजेशन यूज करते समय कार्बोलिक जो सॉल्यूशन होता है वो और वाटर का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 1:2, 1:40, 1:20 या 1:10? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1:40 का रेशियो होता है कार्बोलिक एसिड और वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरी से निकलने वाले तत्व का नाम लिखिए। ओवरी से निकलने वाले तत्व का, ओवरी से क्या निकलता है? गिव द नेम ऑफ रिलीजिंग सब्सटेंस फ्रॉम ओवरी। जाइगोट, स्पर्म, ओवा, एनन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओवरी से निकलने वाले तत्व का नाम क्या है? ओवरी को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका जो अदर नेम है वो फीमेल गोनाड्स है। क्या है? फीमेल गोनाड्स। ओवरी का अदर नेम क्या है? फीमेल गोनाड्स है। ठीक है, क्या निकलता है इससे? ओवा निकलता है। ओवरी हर मंथ एक ओवा प्रोड्यूस करती है, एक जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं। इसके अलावा और क्या प्रोड्यूस करती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नामक 2 हार्मोन भी रिलीज करती है। एस्ट्रोजन किसके लिए जिम्मेदार होता है? मेंस्ट्रुएशन के लिए एस्ट्रोजन ही जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ओवा रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसटीडी का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सिफिलिस ट्रांसमिटेड डिजीज, ए एंड बी, बोथ या नन ऑफ दीज। तो एसटीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समुदाय की विशेषताएं हैं, क्या हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिटी सिस्टम? स्वतः विकास, विशिष्ट नाम, सामान्य व्यवस्था या उपरोक्त सभी। तो समुदाय की क्या विशेषता होता है? स्वतः विकास होता है, विशिष्ट नाम होता है, सामान्य व्यवस्था होती है, उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप सभी को आंसर करना, लास्ट में टोटल स्कोर भी बता के जाना। आप लोग टोटल स्कोर नहीं बताते हैं। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां कौन सी हैं? इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी कौन सी है? यूनिलैटरल एजेंसीज, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम या नेशनल मलेरिया। तो ये जिसमें नेशनल लगा तो ये इंटरनेशनल हो ही नहीं सकती हैं। तो आप यही से मतलब थोड़ा सा ये अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस, नेशनल मलेरिया, ये सभी क्या है? नेशनल है। ये इंडिया के अंदर की बात हो रही है। और यहाँ बात करा कि इंटरनेशनल, तो क्या है? यूनिलैटरल एजेंसी। राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर वीडियो इंग्लिश में चलती है, तो वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? जब वीडियो ओपन करेंगे साइड में 3 डॉट होंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और जैसे नीचे को आएंगे वहाँ पे आप लैंग्वेज को देखेंगे। लैंग्वेज में अगर इंग्लिश होगा वहाँ पे आप हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो हिंदी में चलने लगेगी। क्योंकि कई बच्चे परेशान हो रहे थे कि इसमें इंग्लिश की वीडियो आ रही है, कैसे हिंदी में करिए। तो प्लीज़ मैं हिंदी में ही पढ़ाती हूँ, मेरी भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है।
वहाँ से आप सेटिंग से चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ लोगों में सेटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप सेटिंग में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप क्लास लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य दल निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करती है। व्हाट इज द टास्क ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ हेल्थ? समुदाय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, बीमारियों की रोकथाम या उपरोक्त सभी। यहाँ पर पूछा है कि स्वास्थ्य दल निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करती है। तो समुदाय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना बिल्कुल करती है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना राइट है, बीमारियों की रोकथाम करना राइट है। आंसर इसका क्या होगा? डी होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी होते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यूनिसेफ वॉज फाउंडेड इन 1946, 1948, 2005 या 2002। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या था? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। आप सभी लोग बताएंगे कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर कीजिए आप सभी लोग। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क यूएसए में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। और ये कार्य क्या करता है? ये पूरी दुनिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में बच्चों के लिए मानवीय कार्य करता है और उन्हें सहायता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए हेल्थ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है वाइल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO का जो फुल फॉर्म है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और आप सभी को पता होगा 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं 7 अप्रैल को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 33 क्वेश्चन में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, उसका सलूशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।